नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हाँ जी, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो सिलेबस है, अपना जो कोर्स है, उसकी पहली क्लास है आज। सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत है। आप इसका आईएएस अकेडमी पर, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। तो देखिए, जो आरएस फाउंडेशन का जो बैच हमने स्टार्ट किया है, विज्ञान सेतु बैच, उसकी ये पहली क्लास है और इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी चैप्टर के साथ में। यूट्यूब पर भी मैंने कुछ क्लासें आपके लिए शुरू कर दी हैं, वहाँ पर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने सोचा अलग चैप्टर पढ़ाते हैं, वो तो आप वहाँ से कवर कर ही रहे हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी यहाँ पर बाद में स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम जो सीक्वेंस है, वैसे तो रैंडम होता है, कोई सा भी टॉपिक उठा लो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा इस तरीके से चलेंगे, एक बड़ा चैप्टर, फिर एक छोटा चैप्टर, फिर एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर। उसका कारण थोड़ा साइकोलॉजिकल आपको बेनिफिट इससे होता है कि कोर्स आपको पता लगता रहता है कि चल रहा है, हो रहा है। क्योंकि कई बड़े चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा कंटेंट है, जैसे स्पेस, डिफेंस, आईसीटी और बायोटेक। ये 4 बहुत बड़े चैप्टर हैं। एनवायरनमेंट इकोलॉजी को शुरू कर दो तो वो फिर 40 घंटे का जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी आप ना छोटा कह सकते हैं, ना बड़ा, एक मॉडरेट टाइम लेता है, तो नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा जैसे कि फोरेंसिक साइंस, बायोटेक का ही पार्ट मान लीजिए, उसमें भी 4-5 घंटे का कंटेंट है। कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है, और पहले देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन था ना, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता था। आईसीटी के साथ कुछ पार्ट कंप्यूटर के साथ हम पढ़ा के उसको उसी में कवर कर लेते थे। लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स को बहुत अच्छे से विस्तार से पिछले बैच में भी मैंने कराया है, और यहाँ अब हम और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, उन पर बहुत ज़्यादा कार्य हो रहा है। तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है और आए भी हैं क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ये बैंड थ्योरी के आधार पर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर्स को डिवाइड करने का क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। इसके बाद आपके अर्धचालकों पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम हमारे सिलेबस को आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। और दूसरी बात, जनरल साइंस का जो पोर्शन है, उसकी भी क्लास मैं कल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। जनरल साइंस की क्लास मॉर्निंग में रखेंगे, जो लगभग 11 बजे के आसपास होगी, और उसमें हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेव थ्योरी वाला, या फिर फोर्स एंड मोशन। कल तक मैं डिसाइड कर लूंगा कौन सा करना है, कहीं से भी उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन फिजिक्स है, ये पक्की बात है कि पहले फिजिक्स को कवर करेंगे, फिर आप जो कहोगे बायो केमिस्ट्री जो भी करना है। फिजिक्स से बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, और मेरी शुरुआत हमेशा फिजिक्स से ही करता हूँ मैं। अ, उसका कारण है, आपका डर पहले खत्म कर दें, फिर उसके बाद मजे से पढ़ो, ठीक है। तो चलिए, तो करें स्टार्ट। सभी विद्यार्थी जो क्लास ले रहे हैं, उनको थोड़ा-सा पैटर्न मैं बता देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने जिन बच्चों ने कोर्स परचेज़ किया है और जिन लोगों ने परचेज़ नहीं किया है, जो तैयारी में हैं, उन सब ने एक बहुत ज़्यादा डिमांड मुझसे की है, वो है कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड कराए जाएँ। देखिए, मैं इस लाइन में, इस फ़ील्ड में, कोचिंग लाइन में, पहले मैं लगभग 6 से 7 साल मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया था, और लगभग 2013 से मैं कोचिंग लाइन में पढ़ा रहा हूँ। ऑफ़लाइन बैच बहुत पढ़ाए हैं हमने, लगभग मान के चलिए कि अभी तक जो मैंने पूरे अपने इस टाइम पीरियड में जितना पढ़ाया है, उसमें से 90% बैच ऑफ़लाइन ही पढ़ाए हैं। तो जितने भी विद्यार्थियों को हम शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, उन विद्यार्थियों का पहले ये मानस हुआ करता था कि वो सर हम नोट्स खुद बनाएँगे, और हमारी भी सोच यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएँ, बोर्ड पर लिख कर समझा दें, बोर्ड पर लिख दें, और मेरा पैटर्न यही है कि मैं सब कुछ बोर्ड पे लिखता हूँ, तो विद्यार्थी खुद नोट्स बनाता है। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि वो उसका खुद का लिखा हुआ जो कंटेंट है, उसको वो बहुत अच्छे से याद कर पाता है, पढ़ पाता है। लेकिन अभी जिस तरीके की जो समस्याएँ बच्चों के साथ ऑनलाइन एजुकेशन के कारण हैं, हो सकता है ऑनलाइन में आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर बहुत सारे बच्चे जॉब में हैं, वो कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है लिखने का, हमें नोट्स दे दीजिए, हम समझ लेंगे और नोट्स से पढ़ लेंगे। तो जैसी भी आपकी कुल मिलाकर सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिसीजन लिया है
कि हम हमारा काम तो करेंगे, यानी सब कुछ हम बोर्ड पे लिखेंगे, आपको पूरा समझाएँगे, और जो बच्चा नोट्स बनाना चाहे उसके लिए तो पूरा पैटर्न है ही। लेकिन जो बच्चे नहीं बना पा रहे, उनके लिए ये हमने किया है कि हम जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा, पैनल की जो पीडीएफ है वो तो आपको आज ही डाल देंगे, संग की संग जो साथ के साथ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा, आपको कंप्लीट नोट्स हम उस चैप्टर के यहाँ पर पीडीएफ डाल देंगे। ये प्रिंटेड नोट्स होंगे, और क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वही सेम टू सेम वही चीज़ आपको प्रिंटेड करवा कर हम दे देंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ये जो बैच चल रहा है हमारा पूरा बाइलिंगुअल होगा। मैं आपको यहाँ समझाऊँगा, यहाँ इंग्लिश में चलेंगे हम, हिंदी कम इंग्लिश दोनों चीज़ें चलेंगी साथ-साथ, तो समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो नोट्स मिलेंगे वो आपको हिंदी वाले विद्यार्थियों को अलग, इंग्लिश वालों को अलग कॉपी मिलेगी। मतलब सेम ही कंटेंट होगा, बस उनको दोनों को हम बाइलिंगुअल करके आपको दे देंगे। ठीक है? तो उसके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आप अपनी तैयारी रेगुलर रख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का हम आपको टाइम आने पर बता देंगे। 10-15 दिन कुछ सिलेबस हो जाने दो, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ हम लॉन्च करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है स्पेस टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने कहा था आपको, डिफेंस टेक्नोलॉजी मैंने जब शुरू किया वहाँ पर यूट्यूब पर, तो वहाँ भी हमने सबसे पहले डिस्कशन किसका किया था? सिलेबस का। तो यहाँ भी हम सबसे पहले सिलेबस पर ही बात करेंगे कि आरपीएससी ने आपका सिलेबस क्या दिया हुआ है। आरपीएससी जो है, उसके द्वारा जो सिलेबस दिया हुआ है, देखिए सिलेबस की हम बात करें, आरपीएससी प्री की बात करें, तो प्री में तो भाई सिंपल सा दिया हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी। लेकिन ये सिंपल शब्द ही सबसे ज़्यादा टफ होता है। इसका मतलब ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है? लेकिन मेंस की बात करें हम, मेंस की, तो मेंस में आरपीएससी के द्वारा ये 4 पॉइंट लिखे गए हैं। 4 पॉइंट लिखे गए हैं। पहला है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। यानी भारत का स्पेस प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ, कैसे उसने गति पकड़ी और आज किस स्थिति में है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है? मेरे हिसाब से ये जो पहली लाइन है, इसमें बहुत कुछ आ गया। दूसरा है सैटेलाइट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अब देखो, सैटेलाइट्स एंड देयर एप्लीकेशन, सैटेलाइट अब जितने भी प्रकार के हैं, इसने कहीं मेंशन किया है कि आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट पढ़ने हैं? नहीं, इसने कह दिया सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो है, आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है? फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, फिर आपके नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं। तो तीनों ही प्रकार आपको विस्तार पूर्वक डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर सैटेलाइट एंड देयर एप्लीकेशंस दे रखा है। फिर आ जाइए वेरियस लॉन्च व्हीकल्स, यानी आप लॉन्च व्हीकल का मतलब रॉकेट्स की बात हो रही है। रॉकेट के अलावा कोई भी स्पेस क्राफ्ट हो तो उसकी भी बात हो रही है। जैसे गगनयान की बात कर रहे हैं तो स्पेस क्राफ्ट, स्पेस अंतरिक्ष यान भी आ जाएगा। ठीक है? तो रॉकेट्स जो है, अब ये भी देखो कहीं मेंशन किया हुआ है क्या कि कोई स्पेसिफिक रॉकेट पढ़ना है? नहीं। तो सारे इसमें हैं, तो इसका मतलब आपको सारे ही पढ़ने हैं। रॉकेट सिंपल लॉन्च व्हीकल्स दे दिया तो सब कुछ पढ़ना है। फिर इन्होंने अलग से लिख दिया है रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। अब सुदूर संवेदन ये नहीं भी लिखते तो भी सैटेलाइट्स के अंदर ऑलरेडी आ रखा है, तो वहां तो हमें पढ़ना ही था। समझ रहे बात? अब मुझे बताइए, इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में बचता क्या है? सब कुछ तो आ गया। अब आप जैसे मान लो कोई विशेष मिशन की बात करें, आदित्य L1 वगैरह, चंद्रयान 4, चंद्रयान 3 इनकी बात करें, ये सब वो तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम में सब आ गया। आदित्य L1 पर तो क्वेश्चन ही पूछ लिया था पिछली बार। समझ रहे? तो कहने का मतलब आपको सब पढ़ना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। आपको सारी चीजें जो है यहाँ पर कवर करनी है। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर देखिए, ये तो सिलेबस हो गया आरपीएससी ने जो बताया है। यहाँ पर अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हम किस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर चलेंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले पेज पर अपनी कॉपी में सिलेबस को लिख लें कि हमें पढ़ना कैसे है, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच क्या रहेगी। ठीक है? चलिए, सबसे पहले मैं अभी क्वेश्चंस पे भी आऊंगा। जो पीवाईक्यू है वहीं से शुरुआत करेंगे, उन पर भी बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, क्या है, उन पर भी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। पहले मैं एक बार सिलेबस बता दूं। तो सिलेबस में
अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप कि आपके सिलेबस में जो जो चीजें दी गई हैं उनको आप एक बार यहाँ पर लिख लेंगे। हाँ जी। अब देखो कौन कौन सी चीजें हैं। पहला पार्ट, पहला पोर्शन होगा हमारा यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन, और बेसिक इंट्रोडक्शन का मतलब है आधारभूत परिचय जो है उसकी बात करेंगे हम। ये इस चैप्टर का ये मान के चलिए आधार है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या पढ़ेंगे सर हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्पेस, स्पेस क्या है, इसकी कंसेप्ट अवधारणा क्या है, ठीक है। दूसरा, स्पेस के साथ सैटेलाइट को क्यों जोड़ा गया, ये सारी चीजें जो बेसिक, जो एक थ्योरी है आपके दिमाग में, वो यहाँ पर देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ऑर्बिट्स या सैटेलाइट को परिभाषित करेंगे। पहले सैटेलाइट डेफिनेशन, यहाँ इसके साथ संबंध स्थापित करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे। फिर बात करेंगे ऑर्बिट्स, कक्षाएं क्या है, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। और एक कंसेप्ट आएगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है, आवर्तकाल। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हो जाएगा आपका पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट आ जाइए। दूसरा पार्ट, दूसरा पोर्शन जो है हमारा, वो हम लेके चलेंगे यहाँ स्पेस डेवलपमेंट, सॉरी, दूसरा पोर्शन लेंगे हम संस्थाओं के बारे में। जैसे हमने डिफेंस में वहां पढ़ा था, वैसे यहाँ पर बात करेंगे संस्थागत ढांचा, ठीक है। संस्थागत ढांचा एप्लीकेशन पर ये पहली क्लास है, ध्यान रखना। मैं बार बार जो रेफरेंस दे रहा हूँ वो यूट्यूब पर जो क्लास चल रही है उनका दे रहा हूँ, कहीं आप समझे कि सर हमने तो क्लास ली नहीं थी। संस्थागत ढांचा, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ आप जब बात करेंगे तो देखो, जैसे अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो वहां बाकायदा मंत्रालय है, लेकिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई मंत्रालय नहीं है। अंतरिक्ष में शुरुआत होती है अंतरिक्ष आयोग से, स्पेस कमीशन, अंतरिक्ष विभाग से, ठीक है, अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इनके बारे में बात करेंगे। फिर बात होती है इसरो की, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के साथ फिर हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसरो की सहायक संस्थाएं, सहायक संस्थाएं, सबॉर्डिनेट इंस्टीट्यूट ऑफ इसरो, जो इसरो के अंडर में काम करती हैं। और दूसरा पढ़ेंगे हम सहायक संस्थाएं, सॉरी, स्वायत्त संस्थाएं। दूसरा पढ़ेंगे हम स्वायत्त संस्थाएं। बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, कॉम्प्लेक्स सिलेबस है। जब तक एक प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ोगे सब्जेक्ट समझ ही नहीं आएगा, लिख नहीं पाओगे मेंस में, प्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं? सहायक संस्थाएं जो इसरो के अधीन काम करती हैं, स्वायत्त संस्थाएं जो इसरो के पैरेलल काम करती हैं। स्वायत्त संस्थाएं
इनकी जवाबदेही सीधी किसके है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी अंतरिक्ष विभाग के अधीन जो काम करती हैं और इसरो के पैरेलल काम करती हैं। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, भारत में अंतरिक्ष तकनीक को वैश्विक स्तर की तकनीक के बराबर लाना, उससे आगे पहुंचाना और भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो उद्देश्य एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से संस्थाएं किस तरीके से जुड़ी हुई हैं इस पर बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट हमारा होगा, तीसरा पॉइंट स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, भारत का अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम, भारत का अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसकी बात करेंगे। और यहां जब हम बात करेंगे 1962 में कमेटी गठित होती है इनकोस्पार, 1969 में इसको बदल दिया जाता है इसरो में और फिर इसरो काम करना शुरू करता है। 2026 तक आपको लेकर आएंगे कि कैसे भारत का स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ा है। क्लियर है बात? तो बेसिक इंट्रोडक्शन, संस्थागत ढांचा और स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया, 3 पॉइंट हो गए। चलिए चौथा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, अगले पेज पर आ जाते हैं। चौथा पॉइंट हमारा रहेगा लॉन्च व्हीकल्स ऑफ इंडिया या इसरो। अब थोड़े दूसरी कंपनी भी बनाने लग गई हैं, तो आप व्यापक कर दें इंडिया। अब लॉन्च व्हीकल्स की जब बात आती है तो सबसे पहले लॉन्च व्हीकल पहली बात तो है क्या? ठीक है, यानी लॉन्च व्हीकल क्या है? इस पर बात करेंगे। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है, ये वर्किंग थ्योरी जो है पर बात करेंगे, जो इसके वेरियस पार्ट्स हैं। फिर हम बात करेंगे भारत का पहला रॉकेट SLV-3। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का है ये। फिर सेकंड जनरेशन में आएंगे ASLV, थर्ड जनरेशन PSLV, फोर्थ जनरेशन GSLV। फिर इनके भी टाइप हैं, PSLV के 3 टाइप, GSLV के 3 टाइप। फिर हम बात करेंगे पांचवी जो जनरेशन है वो है RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसके लगातार परीक्षण भारत कर रहा है। और अभी भारत ने घोषणा की है NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसरो का ध्यान पूरा आजकल NGLV पर है। ठीक है, एक रॉकेट हमने और डेवलप किया है जो PSLV का ही एक तरीके से सहायक है, PSLV को सपोर्ट करने के लिए, जिसका नाम है SSLV। ठीक है, अब इसकी क्या भूमिका है ये भी बात करेंगे। तो ये सब रॉकेट हैं और याद रखिए बहुत सारी चीजें यहीं से क्लियर कीजिए। आपसे पूछा जाता है PSLV के बारे में, जैसे पूछा गया था सिलेबस में PSLV GSLV में अंतर लिखिए, तो आपको सबसे पहले पहला पॉइंट यही बनता है कि भारत PSLV भारत का तृतीय पीढ़ी का रॉकेट है और GSLV भारत का चतुर्थ पीढ़ी का रॉकेट है। समझिए बात, थर्ड जनरेशन रॉकेट कौन सा है? PSLV, एंड फोर्थ जनरेशन रॉकेट कौन सा है? GSLV। तो बेसिक जो चीजें हैं साथ साथ उनको वहीं से कनेक्ट करते चलें। पांचवा पॉइंट आपका होगा बेटाओ, पांचवा और छठवां। पांचवें पॉइंट में हम बात करेंगे उपग्रह तकनीक।
उपग्रह प्रौद्योगिकी, ठीक है। और यहां पर जैसा कि मैंने कहा था, पूरा सिस्टम जो है विस्तार पूर्वक आपको समझना है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है, और इनके तहत भारत में जितने भी सैटेलाइट भेजे गए हैं उनको क्रमबद्ध रूप से एक अच्छे सीक्वेंस के रूप में इस तरीके से पढ़ेंगे, ताकि, क्योंकि सैटेलाइट बहुत है, कितने याद करोगे आप, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेटेस्ट चीजें हैं, जिनको कम पढ़ने की आवश्यकता है उनको लिस्ट के माध्यम से, जिनको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है उन पर पूरा हम लिखेंगे, तो उपग्रह प्रौद्योगिकी चलेगी। और फिर आपका एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा विशिष्ट अंतरिक्ष अभियान। ये छठवां पार्ट होगा, विशिष्ट अंतरिक्ष अभियान। स्पेसिफिक स्पेस मिशन। और इसका मतलब है कि हम क्या बात करने जा रहे हैं, जैसे कि चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड, चंद्रयान 4 की भी बात हो रही है, 5 की भी बात हो रही है, जापान से बात चल रही है 5 की। फिर मंगलयान, ठीक है, शुक्रयान, गगनयान, आदित्य L1। इस बार पेपर मेंस में पूछा गया था, आदित्य L1। क्लियर। इस टाइप के जो विशिष्ट अंतरिक्ष अभियान हैं उनकी बात करेंगे। फिर बहुत सारे ऐसे जो इंटरनेशनल लेवल पर हमने कार्य किए हैं, इंटरनेशनल, जैसे कि मान लो अभी एक्जियोम 4 मिशन था, वहां भी भारत की बड़ी भूमिका थी, उसमें भी बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी काम हुए हैं, भारत के द्वारा किए गए हैं, भारत से संबद्ध हैं, उन सब पर भी बात करेंगे। तो ये पूरा मान के चलिए आपका ये वाला पोर्शन, और साथ में आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर को जहां आवश्यकता है वहीं जोड़ते हुए चलेंगे, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये एक विस्तृत सिलेबस है स्पेस टेक्नोलॉजी का, लेकिन इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। ये चीजें जो है हम कवर करने जा रहे हैं। अब आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, हम किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। देखो, यहाँ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में 50 वर्ड्स में ही लिखवाया गया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी आपको PSLV और GSLV इनका डिफरेंस पूछ लिया गया। और देखो, मैंने आपको कहा था पहला पॉइंट तो आप यहीं से क्या करेंगे, थर्ड जनरेशन, और ये फोर्थ जनरेशन का क्या है, रॉकेट है, ठीक है। इसमें मैंने कॉपी देखी थी कुछ बच्चों की, कुछ बच्चों ने जिन्होंने आंसर लिख, बाई चांस इंटरनेट पे ही मिली वो कॉपी, और मैंने कॉपी देखी, उसमें मोस्टली जो बच्चे हैं ना, उन्होंने गलती क्या की थी। एग्जामिनर पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PSLV एंड GSLV, यानी वो सीधा ही लॉन्च व्हीकल्स का डिफरेंस पूछ रहा है दोनों का। लेकिन बच्चा क्या लिख रहा है, बच्चा लिख रहा है पोलर सैटेलाइट्स और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का डिफरेंस। मतलब लॉन्च व्हीकल को छोड़कर वो सैटेलाइट की बात कर रहा है या ऑर्बिट्स की बात कर रहा है। जो फोकस करना था जिस चीज पे, कि ये जो रॉकेट प्रणाली है, ये लॉन्च व्हीकल्स हैं, प्रक्षेपण यान, इनमें अंतर क्या है, उस चीज को छोड़कर वहां पर बात कर रहे हैं। अब इसमें देखो, सीधा सा अगर मैं बात करूं तो एक तो पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा, आप बात कर सकते हैं कि भाई जो PSLV है
इसका उपयोग लो अर्थ ऑर्बिट में पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किया जाता है, जबकि जीएसएलवी बनाया गया है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, या फिर इसी को कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। और ये कौन से सैटेलाइट छोड़ता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, या फिर इससे नेविगेशन सैटेलाइट भी छोड़े जा सकते हैं। ठीक है। और जीएसएलवी के 3 संस्करण हैं। 50 शब्दों में आप इतनी सारी चीजें लिख भी नहीं पाओगे। दूसरा, एक और चीज यहां पर लिख सकते हैं कि पीएसएलवी की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, पीएसएलवी 4 चरणों वाला रॉकेट है। इसकी स्ट्रक्चर 4 चरणों में विभाजित है। ठीक है, जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम और लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम का उपयोग किया गया है, जबकि जीएसएलवी जो है, ये इसकी जो संरचना है वो 3 चरणों वाली है। 3 चरणों वाली 3 स्टेज स्ट्रक्चर है। और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है, सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम पहली स्टेज में यहां पर भी है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम यहां भी है। इसमें मेन डिफरेंस है क्रायोजेनिक ईंधन प्रणाली, क्रायोजेनिक प्रोपल्सन सिस्टम, क्रायोजेनिक ईंधन प्रणाली, क्रायोजेनिक प्रणोदक प्रणाली, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होना। तो ये डिफरेंस आपको यहां पर लिखने चाहिए थे। ये चीजें, इनको आप आधार बनाकर लिख सकते हैं। ये तो आपके 50 शब्द तो बहुत आसानी से हो गए। अब इसमें और ज्यादा डिफरेंस लिखना चाहे तो बहुत कुछ है। इनके टाइप है, पीएसएलवी के 3 टाइप, जीएसएलवी के 3 टाइप, इस तरीके से। लेकिन उद्देश्य, जिस मकसद से इनको बनाया गया है, जिस तरीके से इनको बनाया गया है, वो लिखें तो ज्यादा बेहतर है। जिस काम, जिनका उपयोग कहाँ किया जाता है, वो लिखें, ज्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते थे। फिर आ जाइए आदित्य L1। आदित्य L1, अब इसमें कहा गया है कि आदित्य L1 मिशन पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। संक्षेप में 50 शब्दों में ही इसको पूछा गया। तो आदित्य L1 जो है, आदित्य L1 मिशन, जिसपे 50 शब्द पूछे गए हैं। सबसे पहले तो जैसे थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं कि भाई किस तरीके से आंसर लिखने चाहिए थे। तो आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए, या फिर सूर्य की जो संरचना है उसमें से जो उठने वाले जो सोलर विंड्स हैं, सौर तूफान है, उनका अध्ययन करने के लिए इस मिशन को भेजा गया है। और इसकी जो खास बात थी वो ये थी कि भारत के पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा भेजा गया, और इसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो लैंग्राज बिंदु होता है, लैंग्राज पॉइंट, और वो भी कौन सा? लैंग्राज पॉइंट एक नहीं होते, 5 डिसाइड किए गए हैं। उनमें से जो पहला लैंग्राज बिंदु है, उस पर इसे स्थापित किया गया है, यानी उस ऑर्बिट में इसे स्थापित किया गया है। अब लैग्रांज पॉइंट क्या होता है, ये बताने बैठोगे तो आपके 50 शब्द से ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आपको आदित्य L1 की बात कर रहा है वो, तो लैग्रांज पॉइंट यहाँ पर क्या कर दो, लिख दो। और बहुत ज्यादा आपके ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे तो बताना है, मेरा इम्पैक्ट अच्छा होगा, तो ब्रैकेट में लिख दो। वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक सन रेखा, यानी लीनियर लाइन खींची जाए, तो उस लाइन पर वह बिंदु जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल का मान समान हो जाता है, उसे लैग्रांज पॉइंट कहते हैं। समझ रहे बात? तो ये जो चीजें हैं यहां पर आपको लिखनी थी। फिर देखिए आप, भारत के रक्षा उत्पादन, विशेष रूप से मिसाइल अंतरिक्ष तकनीकों में स्वदेशीकरण के रणनीतिक और प्रौद्योगिकीय महत्व का सम आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब देखो, यहां मिसाइल और स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों को और इनके उत्पादन की बात हो रही है, उत्पादन की, और उसके स्वदेशीकरण की बात हो रही है। रणनीतिक और प्रौद्योगिकीय महत्व का सम आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब यहां आप एक चीज देखेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी दोनों में भारत का आज जो सबसे बड़ा मोटो है वो है सेल्फ रिलायंट होना, आत्मनिर्भरता हासिल करना। लेकिन ये कार्य पहले होना चाहिए था, ये इस पर पहले से, बहुत पहले से ध्यान दिया जाना चाहिए था। आज डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमको बहुत ज्यादा फोकस इसलिए करना पड़ रहा है कि पिछले कम से कम मान के चलिए 30 से 40 साल डीआरडीओ की जो दक्षता है, डीआरडीओ की जो एफिशिएंसी है, वो उतनी अच्छी नहीं रही
जितनी होनी चाहिए थी। इसरो ने फिर भी अच्छा काम किया है। तो समालोचनात्मक बात हो रही है, तो स्वदेशीकरण को हमने बढ़ावा दिया है। कई सारे अचीवमेंट हमें यहाँ पर बताने भी हैं कि हमने स्पेस में क्या-क्या हासिल किया, हमने खुद के रॉकेट तकनीक डेवलप कर ली, हमने 1975 से सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू किया। उसके बाद में हमने जीसैट सीरीज और सैटेलाइट यानी सुदूर संवेदी उपग्रहों की एक लंबी चौड़ी श्रृंखलाएं, कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, इस तरीके से नाम लिख सकते हैं, वो हमने लॉन्च की हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे मैक्सिमम सैटेलाइट सन 2000 तक हम बहुत सारे सैटेलाइट विदेशी जो अंतरिक्ष यान हैं उन पर निर्भर रहकर हमने लॉन्च किए हैं। ठीक है। अब स्वदेशीकरण अगर पहले से हो जाता, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पहले से डेवलप हो चुकी होती, तो ये हमें नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम सबसे बड़े इंपोर्टर बने रहे, लेकिन आज हम एक्सपोर्टर की भूमिका में उभर रहे हैं। धीरे धीरे सारी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो रही है। तो इस तरीके से रूपरेखा बनाते हुए इस क्वेश्चन को हमें यहां पर लिखना था। चलिए, इसी तरीके से देखो यूपीएससी की बात कर लें हम, तो यूपीएससी में बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। चंद्रयान और मंगल मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। इसी तरीके से जीपीएस पर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग, अब इन सब पर मैं बात करूंगा, जब जब ये टॉपिक आएंगे ना इन सब पर हम बात करेंगे। यहाँ यूपीएससी के क्वेश्चन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो वही है। इतना बड़ा क्वेश्चन ना देकर हो सकता है वो इसके किसी पार्ट को आपसे पूछ ले। ठीक है। तो आइडिया तो लगता है हमें कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो यूपीएससी के भी सारे क्वेश्चन जो है उन पर हम बात करेंगे। देखो, क्रायोजेनिक इंजन क्या है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उसका महत्व की चर्चा कीजिए। भूस्थिर कक्षा का महत्व क्या है, अगर ये पूरी तरह से भर जाए तो क्या होगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहा है। अब इसने भले ही इसको 100 शब्दों में, 2000 शब्दों में, 2000 शब्दों में 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, नहीं सॉरी, ये सन 2000 में आया है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2001 में आया है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2008 में आया है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह तंत्रों के बारे में आप क्या जानते हैं, उनकी महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। अब देखो, यहाँ बात हो रही है किसकी, नेशनल सैटेलाइट सिस्टम की, जिसमें हम इनसैट सीरीज की बात कर सकते हैं, जिसमें हम जीसैट सीरीज की बात कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सब सैटेलाइट, ये जो तंत्र है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी हो गया, वो हालांकि 2008 में डेवलप ही नहीं हुआ था जब इसने पूछा है, वो बाद में डेवलप हुआ है। तो कहने का मतलब इन सब पर क्वेश्चन, क्रायोजेनिक तकनीक के बारे में विस्तार से पूछ लिया। तो अब 30 नंबर का पूछा है, इसका मतलब ज्यादा शब्द लिखवाए गए हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को कहां दिक्कत आ रही है, क्रायोजेनिक तकनीक क्या है, भारत के अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम में इसका महत्व बताइए। 50 शब्दों में भी लिखवा सकता है। और वही जो 200 शब्दों में आंसर लिख रहे थे, 100 शब्दों में लिख रहे थे, वही 50 में लिखना पड़ेगा आपको। अब वहां आपको दिक्कत क्या आती है, वहां आपको सेलेक्टिव और इंप्रेसिव जो वर्ड्स हैं उनको छांटना होगा। तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी हमें, पहले से हम तैयार करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम पूछ लिया, जो आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं। चलिए, अब इन पर हम डिस्कशन करेंगे। कब कब करेंगे, जब जब जैसे जैसे बात होगी, यानी जहां जहां पर आएंगे वहां डिस्कशन होगा। अब हम बात करते हैं आज के सिलेबस की पहली शुरुआत, यानी जो हमने अभी सिलेबस लिखा था उसमें पहला पॉइंट क्या था, आपको आपका ध्यान हो तो आपको आधारभूत परिचय, वहां से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है भाई, श्री गणेश करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन, और बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम ये समझेंगे सैटेलाइट, सॉरी, स्पेस क्या होता है, स्पेस क्या है। व्हाट इज स्पेस। ठीक है। क्या होता है भाई स्पेस, देखो, और दिमाग में सवाल भी ये आना चाहिए कि हम जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं वो स्पेस पे ही क्यों छोड़ते हैं। वायुमंडल की 5 परतें हैं, किसी में भी स्थापित कर दें, क्या जरूरत पड़ रही है, स्पेस में क्यों जाते हैं।
तो इसका लॉजिक यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये हमारी अर्थ, अर्थ के चारों ओर आप सभी को पता है कि एक निश्चित ऊंचाई तक वायुमंडल, एटमॉस्फेयर मौजूद है। और एटमॉस्फेयर की कितनी परतें हैं? 5 परतें। मैं आपको यहाँ बता भी देता हूं। हाँ जी, यहाँ हम इसको ले ही लेते हैं। ये डायग्राम आप सभी ने देखा भी होगा, इसको यहाँ पर एक बार समझ लीजिए। देखिए, फिर अब मैं आऊंगा इस पे। तो स्पेस जो है उसमें पृथ्वी की सतह से एक निश्चित ऊंचाई तक, पृथ्वी की सतह से एक निश्चित ऊंचाई तक आप देखेंगे कि अंतरिक्ष मौजूद, सॉरी, वायुमंडल मौजूद है। ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी से पहली परत ट्रोपोस्फियर, दूसरी परत स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में आग जलते हुए दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर दूसरा हो गया आप, तीसरी परत हो गई मीजोस्फियर, चौथी परत हो गई आपकी थर्मोस्फियर, और पांचवी परत हो गई एक्जोस्फियर। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर और डिस्टेंस ये भी दे रखी है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ पे समझना आप कि ये जो परत है, ये परत, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, इन परतों की जब हम बात करते हैं, जो कि हमारी ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, ये आपकी थर्मोस्फियर जिसको आइनोस्फियर भी कहते हैं, और ये आपकी कौन सी है, एक्जोस्फियर। ठीक है। वायुमंडल को हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, वायुमंडल की बात करेंगे हम वैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी में, लेकिन यहाँ जो जरूरी चीजें उसको समझ लो। ये ऊंचाई जो है उसकी बात करें तो आप सभी को पता है कि ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो लगभग 12 से 18 किलोमीटर मानी जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई लेते हैं तो 12 से 18 किलोमीटर। फिर दूसरी परत जो है इसकी 50 किलोमीटर तक ऊंचाई मानी जाती है। लेकिन ये 50 किलोमीटर कहाँ तक, कहाँ से है? 18 किलोमीटर तक तो ये आ जाएगी। फिर उसके बाद मीजोस्फीयर की हाइट मानी गई है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। आइनोस्फीयर की हाइट मानी गई है 400 किलोमीटर, और एक्सोस्फीयर की हाइट मानी गई है 640 किलोमीटर। और ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये डेटा आपका एनसीईआरटी का डेटा है, इसलिए इसको ऑथेंटिक रूप से यही याद रखना है। यानी आप ये कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो हाईएस्ट परत है वो 640 किलोमीटर तक है। अब आप कहोगे कि सर ये जो वायुमंडल है 640 किलोमीटर तक, इसमें क्या चीजें हैं? तो वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है। और एयर एक प्रकार का मिश्रण है। वायु जो है वो एक प्रकार का मिश्रण है। इस मिश्रण में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? इसमें विभिन्न प्रकार की गैसेज हैं, गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? आप कहोगे सर सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, फिर इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऑर्गन है, और भी जो अक्रिय गैसें हैं, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये भी पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड पाई जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसकी मात्रा हमने भेज दी है, ओजोन मंडल में ओजोन परत है, ओजोन गैस है। ठीक है। ये बहुत सारी गैसें हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। और क्या क्या चीजें हैं? आप कहोगे सर वायु में
धूल के कण हैं, डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे कण हैं जिनको एरोसोल कहते हैं, ये भी पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? और इसमें वाटर वेपर पाई जाती है, जलवाष्प पाई जाती है, और ये वाटर वेपर लगभग 4% के आसपास है। पाई जाती है नहीं पाई जाती? 4% के आसपास जलवाष्प पाई जाती है। तो ये सब किस में पाई जाती हैं? ये इस एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, इस एटमॉस्फेयर में। ठीक है जी। और इस एटमॉस्फेयर के समाप्त होने के बाद, इस एटमॉस्फेयर के समाप्त होने के बाद यहां पर एक खाली स्थान आ जाता है। खाली स्थान मतलब ना तो जहां गैसें हैं, आप कहोगे गैस है क्या? नहीं है। धूल के कण, एरोसोल, जलवाष्प कुछ मिलेगा नहीं। तो यहां कैसी स्थिति मिलेगी? निर्वात की स्थिति, वैक्यूम की स्थिति। वैक्यूम की स्थिति है निर्वात, जहां वायु नहीं है। अब वायु नहीं है तो गैस भी नहीं है, धूलकण भी नहीं है, एरोसोल्स भी नहीं है, जलवाष्प भी नहीं है, सब कुछ। तो वो खाली स्थान आ गया, और उसी खाली स्थान को हम संबोधित करते हैं किससे? स्पेस से। यानी उसी को हम स्पेस कहते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है कि सर क्या वास्तव में ऐसा है? आइडियली ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि क्या वहां बिल्कुल ही कोई कण ही न मौजूद रहा हो? और ऐसी कौन सी दीवार बीच में बनी हुई है जिसकी वजह से वहां पर कोई भी कण पहुंचा ही नहीं? तो आपको ये बता दें कि आदर्श रूप से ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। आदर्श रूप से ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। ऐसी कोई दीवार बनी हुई है क्या जो यहां तक गैसों को, धूल कणों को, सबको रोक दे और उसके बाद वैक्यूम की स्थिति बन जाए? ऐसा कुछ भी नहीं है। आदर्श स्थिति कभी नहीं बनेगी दुनिया में, आदर्श कुछ होता ही नहीं है। ये खाली स्थान, यहां पर आप ये कह सकते हैं कि सारी चीजें नगण्य हो गई हैं। नगण्य, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। और जैसे जैसे और ऊंचाई पे बढ़ते जाओगे ये नगण्यता बढ़ती जाएगी। वैक्यूम का लेवल जो है बढ़ता जाएगा, पदार्थों के पाए जाने की संभावना समाप्त होती जाएगी। उसी को कहते हैं स्पेस। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से स्पेस में हम ये मान के चलते हैं कि पदार्थ नाम की कोई चीज वहां पर मौजूद नहीं है। पदार्थ अगर है तो पदार्थ पृथ्वी पर है और पृथ्वी के वायुमंडल में है। वायुमंडल के परे कुछ भी नहीं है, स्पेस है, खाली स्थान है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर ये कैसे पता चला कि वायुमंडल की परतों की ऊंचाई कितनी है, और ये क्या जो आंकड़े दिए गए हैं क्या ये सही हैं? तो इस पर भी बात कर लो। सबसे पहले मैं स्पेस की परिभाषा लिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, पहले समझ लो। स्पेस जो शब्द है, स्पेस जो शब्द है, स्पेस शब्द के बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने कहा, जिस व्यक्ति ने बताया, उसका नाम था एच.जी. वेल्स। वेल्स। ठीक है। चलिए, दूसरा, इन्होंने कहा अंतरिक्ष शब्द के बारे में कहा। हालांकि ये जो एच.जी. वेल्स हैं, इन्होंने इस स्पेस शब्द को दुनिया के लिए बताया, इन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। लेकिन कई ऐसे और भी व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कविताओं में, लोक कथाओं में इस शब्द का उपयोग पहले कर लिया था। लेकिन लोकप्रियता हासिल किसकी वजह से हुई? एच.जी. वेल्स की वजह से। अब सुनो, एक व्यक्ति हैं हंगरी के। कहाँ के व्यक्ति हैं? हंगरी। ध्यान से सुनना। हंगरी के एक साइंटिस्ट हैं, बाद में ये यूएसए में शिफ्ट हो जाते हैं, यूएसए की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, हंगरी मूल के हैं। ठीक है। अच्छा, व्यक्ति का नाम क्या है? सॉरी, व्यक्ति का नाम क्या है समझना। व्यक्ति का नाम है थियोडोर
वॉन कारमान। थियोडोर वॉन कारमान, ये एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट, रॉकेट साइंटिस्ट हैं ये। ठीक है, रॉकेट विज्ञान के बारे में इन्होंने काफी कुछ रिसर्च की। इस व्यक्ति ने सबसे पहले दुनिया को बताने का प्रयास, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1950 के आसपास की बात है, इस व्यक्ति ने सबसे पहले कैलकुलेशन की कि पृथ्वी की सतह से लगभग 84 से 100 किलोमीटर, ये इनकी कैलकुलेशन थी कि 84 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद स्पेस की स्थिति आ जाती है। उसके बाद स्पेस की स्थिति आ जाती है। किसने कहा? थियोडोर वॉन कारमान। इसने कहा कि लगभग 84 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, उसके बाद स्पेस आ जाता है, अंतरिक्ष की स्थिति है। और इसीलिए ये जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली जो लाइन है, इसको कहा गया कारमान लाइन, कारमान रेखा। कितनी हाइट पर मानी गई? 100 किलोमीटर पर। पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस गणना को माना गया और इसे परिभाषित किया गया। कारमान रेखा क्या है? इट इज अ इमेजिनरी लाइन which differentiate between atmosphere of earth and space। यानी वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष को विभेदित करती है, अलग करती है, उसे क्या कहा जाता है? कारमान रेखा कहा जाता है। और इसे कितना माना गया? 100 किलोमीटर। लेकिन बाद में जब स्टडी और हुई, पता चला कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें 5 परतें हैं, और ये 5 परतें 100 किलोमीटर तक नहीं, 640 किलोमीटर तो एनसीईआरटी ने माना है कि यहां तक फैली हुई है। उसके बाद स्पेस आता है। लेकिन नवीनतम शोध ये कहते हैं कि एटमॉस्फेयर की हाइट 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। यानी जो हल्की गैसें हैं वो 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक चली जाती हैं। फिर स्पेस आता है। तो आप 2000 किलोमीटर का हवाला ना दीजिए, लेकिन इसका तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रूवन है, सत्यापित है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊंची परत है, एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, वो लगभग 600 650 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। समझिए बात। तो कारमान रेखा जो कारमान के द्वारा दी गई थी, बताई गई थी, उसको 100 किलोमीटर पर माना गया था, लेकिन हाइट के हिसाब से गलत हो गई बात। लेकिन कारमान कितना सही था, कारमान कितना सही था, इसका अनुमान आप इससे लगाइए कि पृथ्वी के वायुमंडल का जब गहन अध्ययन हुआ, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो पदार्थ हैं, पदार्थ तो क्या है? पदार्थ अभी बताया था हमने, गैसें हैं, जलवाष्प हैं, धूल कण हैं, एरोसोल्स हैं। आपको यहां पर आश्चर्य होगा कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक 99% मटेरियल मौजूद है। यानी पदार्थ की मात्रा जो है वायुमंडल में, जितनी टोटल मात्रा है, उसमें से 99% जो है वो आपकी 100 किलोमीटर तक ही आ जाती है। उसके बाद 1% मात्रा या उससे भी कम बचती है। तो कारमान का जो स्टडी थी यहां पर, वो डेंसिटी के आधार पर थी। हाइट उन्होंने जो बताई वो डेंसिटी के आधार पर बताई, क्योंकि वो रॉकेट साइंस का स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने सारी कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग की थी। समझ रहे? तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा गलत वो व्यक्ति नहीं था, उसकी कैलकुलेशन हाइट के हिसाब से थोड़ी सी गलत बैठती है। अच्छा, अब इस परत की आप देखिए, बात कीजिए, इस परत की हम बात करें तो आप इसमें देखेंगे, यहां कुछ चीजों पर ध्यान दीजिए, कुछ चीजों पर ध्यान दीजिए, और उससे आपको पता लगेगा। मैं सारी परिभाषाएं लिखा दूंगा, पहले समझ लेना
एक तो ये है कि सर आपने बता दिया स्पेस क्या है, यहाँ पर वैक्यूम की स्थिति है, पदार्थ नहीं है, वो सारी चीज समझ में आ गई, परतें भी हमने देख ली। लेकिन सवाल यह है कि जो सैटेलाइट है वो आपने स्पेस में ही क्यों स्थापित किए, आपने उनको वायुमंडल में क्यों नहीं रख दिया? तो उसका जवाब समझिए आप। एक्चुअल में जब आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किसी ना किसी रॉकेट का उपयोग करेंगे। रॉकेट बहुत हाई स्पीड से जाते हैं, रॉकेट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड होती है, उच्च गति से ये गति करते हैं। फिर आप जिस सैटेलाइट को स्थापित करने जा रहे हैं उस सैटेलाइट की जो स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय वेग, कक्षीय चाल, आपको पता है कितनी होती है? लगभग मान के चलिए 28,000 किलोमीटर पर आवर के आसपास स्पीड होती है। सैटेलाइट जब अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है लगभग। और सैटेलाइट रॉकेट जब जा रहा है तो रॉकेट ऑलमोस्ट स्पीड उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है उसके समान हो जाती है, पलायन वेग के आसपास। यानी 5 से 6 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड हो सकती है, 7-8 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड हो सकती है। अभी जैसे कि हम स्पेस एक्स की बात करें तो उसने जो रॉकेट बनाए हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इतनी स्पीड से जब कोई व्हीकल चल रहा है, कोई भी यंत्र चल रहा है, तो सोचिए एटमॉस्फेयर में जो धूल के कण हैं, धूल कण हैं, गैसें हैं, गैसों के अणु हैं, मॉलिक्यूल्स, कण, कंपाउंड्स, जलवाष्प है, एरोसोल्स जो हैं, इन सब से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? इन सब से टकराएंगे। और टकराएंगे तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगा, घर्षण बल। और सैटेलाइट और रॉकेट की जो सरफेस है, सतह है, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि ये सहन नहीं कर पाएगा, जलकर नष्ट हो जाएंगे, जलकर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से किसी भी सैटेलाइट को आप कहां पर स्थापित नहीं कर सकते? एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में स्थापित नहीं कर सकते। इसे वायुमंडल को बचाकर अंतरिक्ष में ही स्थापित करना पड़ेगा। और देखो कुछ चीजें कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, अगर आप वायुमंडल के पदार्थ की बात करें तो पदार्थ की डेंसिटी, घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है? पृथ्वी के पास। जैसे जैसे ऊपर जाओगे पदार्थ की डेंसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी तो टकराने की दर भी कम होती जाएगी, यानी टेम्परेचर कम से कम जनरेट होगा। तो इस तरीके से आप यहां पर इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही क्यों छोड़े जाते हैं, यहां पृथ्वी पर क्यों नहीं छोड़े जाते। क्लियर है बात? तो ये बात आपको यहां पर समझनी है। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से कल की जो क्लास है हमारी, वहां पर हम शुरुआत करेंगे, वहां इनको लिखेंगे और फिर आगे की बात ऑर्बिट क्या है इस पर बात करेंगे, ऑर्बिट के टाइप क्या हैं, सैटेलाइट्स को परिभाषित करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज पहली क्लास है तो पहली क्लास में आज इतना ही। कल से आप इसी टाइम पर क्लास जो बच्चे ले रहे हैं भाई वो रेगुलर क्लास लें और लाइव क्लास में आइए। लाइव क्लास में आप आओगे, मेरे से इंटरेक्शन बढ़ेगा, तैयारी में मन लगेगा और मुझे भी पढ़ाने में आपको मजा आएगा। क्लियर? चलिए, तो कल फिर मिलते हैं और कल आपकी मॉर्निंग में हम आपकी जनरल साइंस की क्लास भी रखेंगे। जनरल साइंस में स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। क्लियर? धन्यवाद।